नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही जल्द आपका होने वाला है, यूपी टेट का। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बाल विकास 2011 से 2022 यानी 2021 के बीच जितने भी पेपर बाल विकास के हुए हैं प्राइमरी लेवल के, सारे पढ़ लेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग जूनियर लेवल के सारे पेपर पढ़ चुके हैं, हिंदी के और बाल विकास के। आज हम लोग प्राइमरी लेवल के पढ़ेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जरूर शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो या फेसबुक से देख रहे हो। तो बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला पेपर हमारा कौन सा है। देखिए, अगर बात करें पेपर की, तो चाहे वो प्राइमरी लेवल का है या जूनियर लेवल का हो, हर बार जो है क्वेश्चन इधर से उधर पूछा जाता है। हो सकता है प्राइमरी का क्वेश्चन जूनियर में आ जाए और जूनियर का क्वेश्चन जो है प्राइमरी में आ जाए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन रिपीट होने की संभावना बहुत रहती है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2021 का पेपर, जो कि प्राइमरी लेवल का है, मैंने आपको बताया है। बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। रिपीट होंगे क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन जूनियर में आया हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये जूनियर लेवल में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका घटक है? परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, या परीक्षण निर्माण का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके जूनियर लेवल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट जो होता है, ये परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। परीक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार तथा प्रश्नों की संख्या निश्चित करने के लिए या निश्चित करने के उपरांत जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? स्किनर ने, कोहलर ने, पियाजे ने, या ब्रूनर ने? आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो पियाजे महोदय ने दिया था, ठीक है। पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी: इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष का था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष का। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष का। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय 11 से 14 वर्ष का था, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है, सृजनात्मकता, संप्राप्ति, बुद्धि या व्यक्तित्व? तो देखिए यहाँ पर लिखा है MPPI, जो परीक्षा में पूछा गया है, ये शाब्दिक त्रुटि है यहाँ पर, और यहाँ पर MPI होगा, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये जो है बिल्कुल सही है, और ये परीक्षण जो है व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए यानी व्यक्तित्व के मापन में इसका यूज होता है, ठीक है। अगला है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? यानी लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? निर्देशन जरूरी है, परिपक्वता जरूरी है, रुचि जरूरी है, या मोटिवेशन जरूरी है? तो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए जो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा, ठीक है। एक परिभाषा आती है सीखने की, मतलब अभिप्रेरणा की। वहां पर जो सीखने की बात होती है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ये कथन है गुड महोदय का, ठीक है। देखिए, इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि जब हम गुड़ खा लेते हैं, गुड़ ना, गुड़, तो जब गुड़ खा लेते हैं हम बहुत लेजी होते हैं। जब गुड़ खा लेते हैं तो हम किसी काम को करने लगते हैं, हम सीखने लगते हैं और किसी काम को नियंत्रित रूप से कर पाते हैं।
अगला प्रश्न है, शैशव काल का समय निम्न में से क्या होगा? 15 वर्ष तक का, जन्म से 6 वर्ष तक का, जन्म से 2 वर्ष तक का, 12 से 18 वर्ष तक का। देखिए शैशव काल का जो समय होता है ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक का। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। और शैशव अवस्था का समय जन्म से 6 वर्ष का। लेकिन एग्जाम में शैशव काल ही पूछा जाता है, तो आपका जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशव काल की अवस्था कहलाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशव काल की अवस्था होती है। बालक इस अवस्था में अपने माता पिता पर मतलब आश्रित होता है और बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होता है। देखिए यद्यपि पीएनपी यानी परीक्षा नियामक संस्था ने इस प्रश्न का उत्तर पहले बी यानी जन्म से 6 वर्ष माना था, जो त्रुटिपूर्ण था। बाद में इसको सी कर दिया गया यानी जन्म से 2 वर्ष का बताया गया। छठवां जो क्वेश्चन है ये आपका जूनियर लेवल में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी जूनियर लेवल का जो टेट होता है उसमें पूछा जा चुका है। लिखा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। वहां पर जो है प्रत्यक्ष ज्ञान लिखा होता है ऑप्शन में, यहां पर लिखा हुआ है प्रत्यक्षीकरण। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान लिखा हुआ है, ये आपके जूनियर लेवल में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सीखने हमारा कि सीखने में प्रयास एवं त्रुटि यानी भूल का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या कोहलर ने? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये आपके थॉर्नडाइक महोदय दिए हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पुस्तक थी, उसमें ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, मैंने आपको बताया ये अन्य नाम है इसका। और इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने स्टिमुलस यानी स्टिमुलस यानी यस और आर यानी रिस्पांस में संबंध बताया है। इसी का उल्टा आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। सीआर थ्योरी आपका पावलोव ने दिया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यशोआर थ्योरी जो है किसने दिया है? यशोआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया है और ये एक व्यवहारवादी थे। अगला प्रश्न है हमारा औसत बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू कितना होता है? तो जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका आईक्यू होता है आपका 90 से 109 या 90 से 110। ठीक है, ये सामान्य बुद्धि वाले बालक भी होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। एग्जाम में 140 से अधिक वाले बालकों को यह बहुत पूछा जाता है, ये होते हैं आपके प्रतिभाशाली। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो 20 से कम जिनका आईक्यू होता है उन्हें जड़ बुद्धि कहते हैं। जूनियर लेवल में क्या पूछा गया है कि मंद बुद्धि बालक का आईक्यू कितना होता है? ये होता है 80 से 89 यानी 80 से 90 के बीच में, रट लीजिए। देखिए सर्वप्रथम आईक्यू का जो फार्मूला था वो स्टर्न महोदय दिए थे और फार्मूला दिए थे आईक्यू बराबर MA/CA यानी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। और बाद में टर्मन ने इसमें 100 की गुणा कर दी। तो देखिए सर्वप्रथम आईक्यू बराबर MA/CA फार्मूला 1912 में स्टर्न ने दिया था, लेकिन 1916 में 100 की गुणा करके प्रतिशत में जो है फार्मूला दिया टर्मन महोदय ने सन 1916 में। अगला प्रश्न है निम्न में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान किसने दिया है? यानी तरल ठोस सिद्धांत बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो है किसने दिया है? तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है कि ठोस केतली में तरल चाय, ठोस केतली और तरल चाय। तो ठोस केतली यानी कैटल महोदय। तो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय मॉडल जो है ये दिए हैं कैटल महोदय। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिनके बारे में पहले से कोई ज्ञान ना हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान अनुभव का प्रयोग करने की क्षमता है। अगला हमारा प्रश्न है क्रिया प्रसूत सिद्धांत जिसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने दिया है? ये दिए हैं आपके स्किनर महोदय। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये सभी को पता है।
यहाँ पर लिखा गया है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ये जो है ये आपका स्किनर महोदय का सिद्धांत है। देखिए, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो जो कोहलर थे वो आपके गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी हमेशा पूरी सिचुएशन को देख करके ही आगे की जो है बातें करते हैं, आगे की जो है चीजें हल करते हैं। तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, तो संपूर्ण परिस्थिति को देख करके जो है यहाँ पर सीखा जाता है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी आपके वर्दिमर, कोफा, लेविन, ठीक है, कोहलर थे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको जूनियर का पढ़ा रहा था पेपर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि पंचपदी प्रणाली किसने दी है, तो ये आपके हर्बर्ट महोदय दिए हैं। 5 पद हैं, याद कर लीजिए कौन कौन से पद हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया है, तो ये किए हैं कैनन महोदय। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि वाला, एंड्रिनल ग्रंथि वाला और पिट्यूटरी ग्रंथि वाला। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है क्रैस्मर ने शरीर रचना के आधार पर, जबकि जुंग ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। 14वें नंबर का जो प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और ये क्रो एंड क्रो ने दी है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। देखिए, बीएफ स्किनर कहते हैं कि पुनर्बलन, प्रबलन के माध्यम से बच्चा सीखता है। ऑप्शन में कहीं भी पुनर्बलन प्रबलन दिखाई देगा, आप वही टिक कर देंगे। तो देखिए, व्याकरण में प्रशिक्षण का फलस्वरूप नहीं होगा, परिपक्वता के फलस्वरूप नहीं होगा, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप नहीं होगा, अनुकरण और प्रबलन की बात आई है, यहाँ पर यही सही होगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बार पूछा है और ये मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, ये डम्बल महोदय का। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जूनियर में पूछा जा सकता है। सुजन शास्त्र के पिता कौन है। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है कि सुजन शास्त्र के पिता सूजन आ जाती है, जब गाल पे टन से पड़ता है तो सूजन आ जाती है। सूजन मतलब गाल्टन, गाल्टन महोदय। सुजन शास्त्र के पिता फ्रांसिस गाल्टन है। इन्होंने 1883 में सुजनकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सुजन शास्त्र में मानव के अनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधी, मानव गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन किया जाता है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण तैयार किया, तो यह था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन दिए थे। ठीक है, रट लीजिए। और यहाँ पर इन्होंने 2 कारक बताए बुद्धि के, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी होता है आपका सामान्य कारक और एस होता है आपका विशिष्ट कारक। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक आपका जन्मजात होता है, जबकि विशिष्ट कारक आपका अर्जित किया हुआ होता है। यहाँ पर यही लिखा है, आप लोग ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोहलर किससे जुड़े हुए हैं, तो कोहलर आपके वनमानुष से जुड़े हुए हैं, यानी अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, यानी ये इनसाइड थ्योरी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, ये इनसाइड थ्योरी से जुड़े हुए हैं। इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक वर्दीमर थे 1912 में। उसके बाद जो कोहलर जुड़े, ठीक है, और कोहलर ने एक वनमानुष पर प्रयोग किया जिसका नाम था सुल्तान, और कैनारी द्वीप पर प्रयोग किया था 1920 में। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नामक पुस्तक जो है कोफा ने प्रकाशित की। जब ये पुस्तक प्रकाशित किए तब ये सिद्धांत जो है बाहर आता है निकल करके। ठीक है, इनके सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत और समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, सभी को पता होगा और ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग जुड़े हुए हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूँ, कौन एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भय जो संवेग है इससे जुड़ा हुआ है, पलायन एग्जाम में पूछा जाता है। जब क्रोध होता है तो युत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा होती है। भय मतलब आपके सामने कोई शेर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप डर जाएंगे, आप भाग जाएंगे वहां से। क्रोध यानी आपको जब क्रोध आता है तो आप क्या करेंगे, मन होता है लड़ाई करने, उससे युद्ध कर लें।
घृणा मतलब ईर्षा कब करेंगे? जब हम किसी से घृणा करते हैं या किसी स्थान से घृणा करते हैं तो हम सोचते हैं निवृत्ति हो जाए, यहाँ से भाग जाए, यहाँ से छुटकारा मिल जाए। आश्चर्य, जैसे मान लीजिए राम मंदिर जो है बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तो हमारे दिमाग में एक आश्चर्य की बात है, हाँ राम मंदिर जो है बहुत ही सुंदर है, तो एक जिज्ञासा हमारे मन में आती है कि चलो आओ उसे दिखाते हैं चल के। वात्सल्य, जब प्रेम की बात आती है तो पुत्र कामना या शिशु रक्षा की बात होती है। करुणा, करुणा शरणागति, यानी जब आपके अंदर जो है करुणा भरी होती है, दुख होता है आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे? तो आप शरणागति करेंगे, यानी आप भगवान की शरण में जाएंगे। कामुकता से काम प्रवृत्ति, आत्महीनता से दीनता, आत्म अभिमान से आत्म गौरव, अकेलापन एकाकीपन से सामूहिकता, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भोजन यानी भूख से भोजनान्वेषण यानी भोजन की खोज, संग्रह यानी अधिकार, ये भी पूछा जाता है। हास्य जो है यहाँ पर मनोविनोद दिया है, क्या दिया है? मनोविनोद। लेकिन यहाँ पर आमोद भी एग्जाम में जूनियर लेवल में एक बार पूछा गया है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो ये क्या था? समस्या समाधान के लिए, ठीक है। मतलब पहले जब पीएनपी ने आंसर की जारी की थी वहां पर सृजनात्मकता कहा था, लेकिन फिर दोबारा सही करके मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग को समस्या समाधान से जुड़ा हुआ बताया। कुत्ता एक विषय है, यानी कुत्ते पर जो है प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे पावलाव महोदय। पावलाव ने सीआर थ्योरी दिया था, क्लासिकल अनुबंधन जो सिद्धांत दिया था वो आपके पावलाव ने दिया था, ठीक है। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है। तो कुत्ते पर प्रयोग पावलाव ने किया था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह, ये किसके तीन घटक है? ये सृजनात्मकता के। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है नया प्रश्न बनके कि बताइए निम्न में से सृजनात्मकता के कौन घटक हैं? तो एक नहीं दिया होगा, या हो सकता है निम्न में से एक ही दिया हो, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। युत्सा, युत्सा क्या है? युत्सा है मूल प्रवृत्ति, इससे जुड़ा हुआ समय क्या है? क्रोध, मैंने आपको अभी बताया। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है सामाजिक परिवेशजन। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो ये हो सकता है द्रुतगामी विकास का नियम, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखिए जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये आपका पावलाव का शरीर शास्त्रीय सिद्धांत है, यानी क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक है। तो ये आपका अधिगम से जुड़ा हुआ है, बाकी आपके विकास से जुड़े हुए हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका? ये कथन है हरलाक महोदय का। तो ये हमारा जो है एक पेपर खत्म होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो निरस्त हुआ था पेपर, ठीक है, वो पेपर देखते हैं। देखिए ये जो पहला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जूनियर लेवल में ये काफी बार पूछा गया है और रट लेना है कि शिक्षण के तीन स्तर कौन कौन से होते हैं? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। बोध स्तर, चिंतन स्तर और स्मृति स्तर, ठीक है, याद कर लीजिए। सबसे निचले लेवल पर स्मृति, दूसरे पर बोध, तीसरे पर चिंतन स्तर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न शिक्षण का स्तर नहीं है तो अवप्रेरणा स्तर जो है ये स्तर नहीं है, रट लीजिए एग्जाम में रखा मिलेगा ये। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन महोदय थे। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या अभिवृत्ति का नियम। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, अभिवृत्ति का जो नियम है ये आपका प्राथमिक नियम नहीं है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम ये आपके प्राथमिक नियम है। प्रभाव के नियम को दुख व सुख का नियम, संतोष व असंतोष का नियम, दंड एवं पुरस्कार का नियम कहते हैं। लिखा है कोहलर और कोफा के अनुसार सीखना होता है, ये सूझ द्वारा होता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक निर्माणवाद, सोशल कंस्ट्रक्शन की बात यानी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की बात जो है ये वाइगोस्की महोदय की है, बाकी यहाँ पर आपके सारे गलत हैं। निम्न में से विकास की विशेषता नहीं है,
दिशात्मक होना, संचयी होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित और स्वतंत्र ये नहीं होता है। हेरिडेटरी जीनियस, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है गाल्टन महोदय की। हरलाक, वुडवर्थ, रॉस ने नहीं, ये गाल्टन ने दिया है। व्यक्ति विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। 1869 में हेरिडेटरी जीनियस जो पुस्तक थी ये गाल्टन दिए थे, जिसमें इन्होंने विभिन्नताओं का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। गाल पे इतनी तेज मारा कि हरा हो गया। गाल पे इतनी तेज मारा कि हरा हो गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा होता है? देखिए जो ब्लूम महोदय थे, इन्होंने सीखने को 3 स्तर में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और ज्ञानात्मक स्तर को जो है फिर जो है बांटा गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्तरों में। ठीक है, तो ये स्तर है आपके ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यून स्तर होता है ये होता है ज्ञान, ये न्यूनतम स्तर होता है। मूल्यांकन जो आपका उच्चतम स्तर होता है, जूनियर लेवल में पूछा गया है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अंतिम स्तर कौन सा होता है? पहला होता है पाठ योजना, फिर होता है पढ़ाना, फिर होता है फीडबैक, फिर उसके बाद पुनः पाठ योजना, फिर होता है पुनः पढ़ाना, फिर होता है पुनः फीडबैक। तो फीडबैक को प्रतिपुष्टि कहते हैं, तो पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक क्या होता है? देखिए जो अपसारी चिंतन होता है ये क्रिएटिव होता है, ये सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। तो जो आपका अपसारी चिंतन होता है ये विचार प्रवाह से जुड़ा हुआ होता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ये किसने दिया है? ये दिए हैं आसबर्न महोदय। कौन दिए हैं? आसबर्न महोदय दिए हैं। मानसिक उद्वेलन जो है ये समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी किसने दिया है? ये दिए हैं कौन? मार्गन व मुरे। ठीक है, सन 1935 में टीएटी थेमेटिक या परसेप्शन टेस्ट जो है मार्गन व मुरे दिए थे। इन्होंने ये जो है आपकी प्रक्षेपी विधि है। ये कौन सी विधि है? ये आपकी प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, और इसमें टोटल 31 कार्ड थे, 30 + 1 यानी 31, एक आपका खाली था। एक आपका ऐसा था खाली था, 10 कार्ड पर महिला के चित्र, 10 कार्ड पर पुरुष के चित्र और 10 कार्ड पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र आपको दिखाई देंगे। प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एससीटी ये आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, टीएटी तो बता दिया, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। सीएटी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट जो बेलक महोदय दिए थे, लियोपोल्ड बेलक सन 1948 में, उसमें जो है 20 कार्ड थे। आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट सन 1922 में हरमन रोस्ता ने दिया था, स्याही धब्बा परीक्षण। एससीटी पाइन व टेंडलर दिए थे। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं। सृजनात्मक चिंतन, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको रट लेना है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? जी वालस ने सन 1926 में सृजनात्मक चिंतन को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा। पहला बांटा आयोजन, पहला स्तर दिया आयोजन, दूसरे को कहा उद्बोधन। ठीक है, और तीसरे को कहा प्रबोधन, और चौथे को कहा संशोधन या सत्यापन या वेरिफिकेशन। यहां पर जो है सत्यापन होगा, या प्रमापीकरण। प्रमापीकरण। तो सृजनात्मकता की 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी? आपका पहला है आयोजन, दूसरा है उद्भवन, तीसरा है आपका प्रबोधन और चौथा है आपका सत्यापन या प्रमापीकरण। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है? थांडाई जुड़े है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित कर सकता है? यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक और वातावरण। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है कौन दिए हैं? बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में, गार्डनर महोदय।
और बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय दिए हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, मैंने आपको बताया है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट में किलपैट्रिक यानी प्रोजेक्ट में मारना था तो किलपैट्रिक, जैसे मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट में क्या था, प्रोजेक्ट में उस आदमी को किल करना था, तो किल मतलब क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। देखिए पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है तो ये होते हैं प्रस्तावना प्रश्न। शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से है। प्रस्तावना प्रश्न कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न है, छात्र जो है किस प्रकार के वातावरण में सीख सकता है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। मतलब छात्र जो है कहाँ पर अच्छे से नहीं सीख पाएगा, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। छात्र अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो छात्र जो है नियंत्रित वातावरण में नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, अच्छा सीखने के लिए स्वाभाविक वातावरण के साथ साथ खेल में और स्वयं करके सीखने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो छात्र जो है नियंत्रित वातावरण में नहीं सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन है, सन 2002। 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होता है जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर जोर दिया जाएगा, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होगा। भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया है। तो भाषा से जुड़ा हुआ है चोमोस्की। भाषा के बारे में चोमोस्की ने बात की है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत के प्रतिपादक चोमोस्की महोदय थे। उन्होंने 1957 में सिंथेटिक स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी। वर्ष 1956 में एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटेक्स्ट नामक पुस्तक में संशोधित व्याकरण प्रस्तुत किया। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, मीसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, एंडोमार्फिक, और ये तो नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए सेंडल ने शरीर रचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। इंपॉर्टेंट है, जूनियर लेवल में पूछा जा सकता है। एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक यानी गोलाकार, कोमल और गोल शरीर वाले। आयताकार मीसोमार्फिक, शक्तिशाली व हष्टपुष्ट शरीर वाले। लंबाकार आपका एक्टोमार्फिक होता है। अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, प्रोत्साहन और अंतर्निहित तीनों होते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड की व्यक्तित्व रचना इड, ईगो, सुपर ईगो पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की बात की है। निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा, तो देखिए संबंधित नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन, व्यक्ति निर्धारित व्यवहार रूपांतरण, तकनीकी त्रुटियों के माध्यम से सीखना, प्रयत्न एवं देखिए फॉल्ट के माध्यम से सीखना। त्रुटि, तो त्रुटि के बारे में तो बात की है थॉर्नडाइक चच्चा ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रश्न जो है, प्रश्न के अनुसार आपके सी वाला जो है ये स्किनर ने नहीं बताया है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों में कौन सा मूल्यांकन सर्वाधिक उपयोगी होता है। यह होता है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चरित्र निर्माण नहीं है। ज्ञानात्मक जो क्षेत्र था उसमें 7 पॉइंट थे आपके। मैंने आपको बताया ज्ञान, अवबोध या बोध, ठीक है, या संज्ञान और अनुप्रयोग, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, सोच और मूल्यांकन। ठीक है, तो ये 2 पेपर होते हैं। अगला पेपर देखते हैं हम लोग कौन सा है, 2019 का पेपर है। देखिए
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मैं पेपर करा रहा हूँ कम से कम 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये होगा कि एक बार पढ़ लेंगे आनंद नहीं आएगी। अभी तक जो है बहुत सारे प्रश्न, 2 पेपर में कम से कम 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो जूनियर लेवल में पूछे जा चुके हैं, वही आपके प्राइमरी में आए, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो आपके प्राइमरी में भी पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा, सुमेलित करना है। देखिए पुनर्बलन की सूची मैंने आपको बताया, जैसे ही पुनर्बलन की बात आती है आप पुनर्बलन को स्क्रीनर से जोड़ दीजिएगा, और जहां पर जो है अनुकूलन की बात आएगी वहां पर आपके पियाजे महोदय होंगे, एडाप्टेशन की बात आएगी, इंटेलिजेंस होगा, एनिमल इंटेलिजेंस वहां पर थांडाइक, और सारगर्भिता गेस्टाल्टवादी। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए विकास समाप्त होने वाली ना प्रोसेस है, यानी निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी ये प्रश्न पूछा गया था। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अवप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय। दूसरी बार तीसरी बार प्रश्न बन रहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मैंने आपको बताया है, ये होगा बाल्यावस्था। इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि जब हम कोलगेट कोलगेट मंजन जो है लगाते हैं, कोलगेट मंजन ब्रश पे लगा करके करते हैं, तो हमारा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल शुरू हो जाता है, और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल शुरू हो जाता है, ये होता है आपका बाल्यावस्था से। देखिए बाल्यावस्था के बारे में मिथ्या परिपक्वता अवस्था जो है ये कहा है रास महोदय। देखिए मीठा हमें रास नहीं आता, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। किसने बहुव्यूहात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? ये प्रश्न देखिए दोबारा रिपीट है, गार्डनर महोदय ने। गार्डनर ने बुद्धि का मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो दिया है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, संगीतक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। रट लीजिए, इसके बारे में मैंने काफी बार बताया है, और मैंने जो मैराथन क्लास दी है 3 घंटे की, उसमें ये सब बताया गया है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ने से। डिसलेक्सिया पढ़ने से जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है। बच्चे की आवश्यकता, यही तो होगा, शिक्षक की भूमिका नहीं है भाई, सब पर ध्यान देना है, तो यही प्रश्न आपका यानी पॉइंट सही होगा। शिक्षक की बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए, ये तो सही है। शिक्षक की शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए भाई, हतोत्साहित नहीं कर सकते, बाकी सब गलत है। बच्चे में वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है भैया, ये आपकी शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको इसके बारे में काफी बार बताया है, 1000 एमसीक्यू की सीरीज अगर आप देखे होंगे तो धजिया उड़ा दिए हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या करें, मैं तो रोज पढ़ा ही रहा हूँ यही। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? अब वही लोग पूछा था, मैंने आपको अभी बताया था। हर प्रश्न में, हर पेपर में ये प्रश्न रखा हुआ है। 2021 में 2 बार पेपर हुआ, दोनों में रखा गया है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत मैंने आपको बताया है, पुनर्बलन की बात या प्रबलन की बात आएगी तो आपका स्किनर का सिद्धांत आ जाएगा। तो ऐसे पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो हल महोदय दिए हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। लिखा है, ये प्रश्न जो है आपका जूनियर लेवल में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक, अंत्यापरक, क्रियात्मक और संकेतात्मक।
तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। देखिए, अंतः प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है, देखिए, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वहां पर जो है अंतःप्रज्ञ अवस्था की बात आती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा है, मॉरिसन के बोध के शिक्षण स्तर प्रतिमान में 5 पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसका निम्न क्रम क्या होगा? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए, क्रम दिया गया है आपका: खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन व्यवस्था या अभिव्यक्तिकरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका रखा मिल सकता है जूनियर लेवल में और प्राइमरी में भी दोबारा आ सकता है। रट लीजिए: खोज करना, ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना, आत्मीकरण, संगठन और अभिव्यक्तिकरण या वाचन। लीजिए, फिर रिपीट आया है क्वेश्चन भाई। ये ब्लूम को छोड़ नहीं रहे हैं और ब्लूम को छोड़ेंगे भी नहीं, और जो आपका ज्ञानात्मक स्तर है उसकी धज्जियां उड़ाए रहते हैं। देखिए, लिखा है संज्ञानात्मक स्तर से कौन जुड़ा नहीं है? ज्ञान भी जुड़ा है, बोध भी जुड़ा है, अनुप्रयोग भी जुड़ा है, अनुमूल्यन नहीं जुड़ा है। बस बात खत्म। क्या बताऊं मैं बार बार? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित वक्र, नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, लंबवत वक्र। ये भैया नहीं होता है। देखिए, 4 प्रकार के वक्र हैं: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है, रट लीजिए। जूनियर लेवल में मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था कि सरल रेखीय वक्र ऐसा होता है जिसमें लगातार बढ़ती रहती है गति, लेकिन ये कभी बनता नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है कि पहले जो है गति सीखने की तीव्र, बाद में मंद हो जाती है। नतोदर में पहले गति धीमी, बाद में तेज हो जाती है। मिश्रित जो है ये उत्तल और अवतल वक्र का मिश्रण होता है और इसे इस आकार का वक्र भी कहते हैं। लिखा है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? नदर सॉरी नजरअंदाज करेगा? नहीं। दंड देगा? नहीं। तत्काल घर भेज देगा? नहीं। बचा कौन? आखिरी वाला यही सही होगा। बच्चे को परामर्श देना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं, तो ये संबंधित होती है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों की रुचि या अवधान से, छात्रों के सक्रिय सहभागिता से, छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता से। अगला है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर किए थे, थांडाई किए थे, कोहलर किए थे, ब्लूम महोदय नहीं किए थे। ब्लूम महोदय ने, इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को जो है 3 भागों में बांटा: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रोके रखना। अगला है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? तो ये होता है प्रस्तावना कौशल। मानव विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, सभी को पता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक स्किनर महोदय की है, याद कर लीजिए। सॉरी, गड़बड़ हो रहा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग गैने महोदय की है। ठीक है, इसकी है रॉबर्ट गैने। और इन्होंने अष्टपदी सिद्धांत जो है वो दिया है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थांडाई की, शेड्यूल्ड ऑफ रेनफोर्समेंट पुस्तक स्किनर की, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस पुस्तक इवान पेट्रोविच पावलाव की है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल मैंने काफी बार बताया है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट का समय लगता है।
वैसे एक चीज आपको ध्यान रखना है, 36 मिनट का समय लगता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो 6 मिनट का समय है ये यहाँ पर पाठ योजना में नहीं दिया जाता, ये यहाँ पर आपका पुनः पाठ योजना में 12 मिनट का दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसने सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, ये कहा रास महोदय ने। ये परिभाषा है, थोड़ा यहाँ पे कट गया। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये प्रश्न है गिलफोर्ड का। देखिए सारी परिभाषा मैंने ट्रिक से बताई है गिलफोर्ड। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, वुडवर्थ ने नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है, अधिगम है, क्रो एंड क्रो सीखना आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सत्ताईसवां प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रूनर जो है ये संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आसवेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्रेजर बुनियादी शिक्षण, गार्डन साइने साइनेटिक्स परीक्षण प्रतिमान। तो ये आप लोग रट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के रट लीजिएगा। समस्या समाधान का पहला चरण होता है समस्या की पहचान। देखिए जॉन डीवी ने हाउ वी थिंक पुस्तक में वैज्ञानिक विधि जिसमें 5 सोपान बताए। समस्या की पहले पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों व तथ्यों का संग्रहण, निष्कर्ष प्राप्त करना, फिर परिकल्पना का परीक्षण। अगला है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली जब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक मनोचालकों का विकास होता है। बाकी सारे गलत हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इस प्रश्न को। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, हो ही नहीं सकता है। सर्वाधिक विकास इससे नहीं होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ये भी नहीं। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होनी चाहिए, ये भी नहीं। अगला प्रश्न है स्मृत स्तर या बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। देखिए स्मृत स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण जो है आपका उभयनिष्ठ होता है। लिखा है स्मृत स्तर जो पंचपदी प्रणाली है वो हर्बर्ट दिए थे, वहां पर 5 पद है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण या तुलना करना, सामान्यकरण, उपयोग। उसके बाद बोध स्तर जो है ये मॉरिसन दिए हैं, यहाँ पर 5 पद हैं। ये याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। खोज करना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और वाचन। हमारा जो है अब प्रश्न देखिए फिर, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें संज्ञानात्मक स्तर से जो कि ब्लूम का है पूछा ना गया हो। ज्ञान अवबोध, ज्ञान अवबोध, ठीक है, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, यही है, बस रट लीजिए। 2018 का पेपर है, दनादन वही प्रश्न आ रहा है। लिखा है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी नहीं होता है। भाई जो अच्छा शिक्षण होता है वहां पर स्वेच्छाचारी थोड़ी चलेगा, वहां पर जो है बच्चों को ध्यान दे करके व्यक्तिगत गुणवत्ता के आधार पर जो है उनको पढ़ाया जाता है। ये नहीं अपनी चलाएंगे, अपनी नहीं चलाता है शिक्षक, वहां पर बच्चों को देख करके ही काम किया जाता है। प्रत्याशा का सिद्धांत जो है अब्रेना का विक्टर ब्रूम महोदय दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रत्याशा का सिद्धांत विक्टर ब्रूम महोदय दिए हैं, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत, स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। रख लीजिए। और अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है।
ये संबंधित होगा सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखीय अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, तैयारी और सृजन, यही होगा सी वाला। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, अर्थात छात्र सरल से कठिन की ओर सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, अतः कौशल स्थानांतरण के लिए सी वाला विकल्प सही होगा। शिक्षण सूत्र नहीं है। अनिश्चित से निश्चित, दृश्य सरल से कठिन, निगमन से आगमन, ये होता है आपका निगमन से आगमन। शिक्षण सूत्र नहीं है। आपके शिक्षण सूत्र दिए हैं सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, तथा अनिश्चित से निश्चित की ओर। सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद क्या होता है? योजना बनाना। अंतिम पद क्या होता है? पुनः प्रस्तुति। लीजिए फिर वही प्रश्न आ गया है भाई। अवबोध स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है। अनुप्रयोग, पृथक्करण, तुलना, तो यहाँ पे आपका अन्वेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड या संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होंगे। लिखा है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अनुक्रिया करेगा? तो ध्वनि संवेदना। जैसे मैं बैठा हूं, मुझे कोई बुला रहा है, तो जैसे किसी को बुला रहा है, किसी का नाम राकेश है, तो राकेश, ए राकेश इधर आओ, तो जब हम कहेंगे ए राकेश इधर आओ, तो उसके कानों में क्या पड़ेगी? तो उसके कानों में सबसे पहले ध्वनि पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका ध्वनि संवेदना होगा। यहाँ पर लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना होता है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं? मैंने आपको बताया है, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। लिखा, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? लिखा है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि नहीं होता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति नहीं होता है, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था में नहीं आती है, काल्पनिक भयों का अंत, ये भी नहीं होता है। मतलब ये जो विशेषता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न अगला बनता है, भाषा विकास। भाषा विकास के बारे में चोमस्की ने बताया, मैंने आपको बता दिया है। और बात करें 15वां 14 प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बात की है। लिखा है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से जुड़ा हुआ है? तो गिरोह अवस्था जो होती है, ये अधिकतर जो है बाल्यकाल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आपका 8 से 10 वर्ष का होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है। ठीक है, ये पहला पेपर में पढ़ा रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु वाला नहीं होगा। 18वां प्रश्न, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता।
तो भैया सामाजिक मूल्य जो है ये सहायता परक व्यवहार होता है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध या प्रकारात्मक स्थिरता। ये होगा स्वतः शोध। लिखा है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति व प्रगति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। एबिंगहास ने सर्वप्रथम सीखने के ग्राफ की व्याख्या की थी, परंतु कथन इनके द्वारा कहा गया है। इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन न मिलने के कारण परीक्षा नियामक अपराधी के द्वारा इस प्रश्न को जो है यहाँ से हटा दिया गया। लिखा है, थांडाई के अधिगम के सिद्धांत में प्राथमिक नियम में कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन, साहचर्यात्मक स्थानांतरण नियम। बाकी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? ये व्यवहार, चिंतन, तर्क या प्रेरणा, ये जुड़ा हुआ है व्यवहार से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मैंने आपको बताया, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, और ये आपके बीएफ स्किनर महोदय दिए हैं। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि नहीं होगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता नहीं किया जा सकता है। भाई अधिगम को जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक संकार है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ये भी नहीं होगा। परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक संकार है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संकार है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान पर प्रयोग किया था, जिसका जो चिंपांजी था। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षर व शब्दों के मध्य सहचर्य से। लिखा है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य व विशिष्ट सभी शामिल होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के लिए कौन सा पद परिभाषित होगा? तो गणना दोष होगा, जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगला है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेदी। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही होगा। अब पेपर है हमारा 2017 का। 2017 हमारा पेपर है, और उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्रश्न बहुत ही तगड़े हैं, तो इस चीज को जो है संज्ञानात्मक विकास में जो आपके पद हैं, यानी जो 7 पद हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये आप लोग रट लीजिए।
उसके बाद मैंने जो ये प्रश्न कराया है आपको, स्मृत स्तर तथा बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सोपान उभयनिष्ठ है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुलना पूछी गई है और दो प्रश्नों को जोड़ करके जो है उभयनिष्ठ पूछ दिया गया। तो स्मृत स्तर का जो प्रतिमान है ये हर्बर्ट महोदय ने दिया, ठीक है, जिसमें 5 पद बताए गए: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण या तुलना करना, चौथा पद सामान्यीकरण और पांचवा पद जो है आपका प्रयोग। ठीक है, उसी प्रकार से बोध स्तर को जो है H.C. मॉरिसन ने दिया और इन्होंने 5 पद इसमें बताए। पहला पद खोज करना, दूसरा पद प्रस्तुतिकरण करना, यानी दोनों में जो दूसरा पद है वो आपका उभयनिष्ठ है। आत्मीकरण अथवा परिपाक, व्यवस्था और वाचन और अभिव्यक्तिकरण। तो इसको आप लोग जो है रट लीजिए, ठीक है, ये रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रखा मिलेगा तो मुझे आप याद करेंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और 2017 का पेपर करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है और आसान सा प्रश्न है। जैसे उद्दीपक की बात आती है, उद्दीपक अनुक्रिया की थांडाइक, क्रिया प्रसूत स्किनर महोदय, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत आपका पावलव। तो 3 तो ऊपर के सही ही हैं, तो आपका चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूजन शास्त्र के पिता, मैंने आपको बताया है गाल्टन महोदय हैं। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? कैनन महोदय ने किया है। किसने किया है? कैनन महोदय ने किया है। ये देखिए प्रश्न दोबारा रिपीट है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, क्रो एंड क्रो। विद्रोह की भावना किसमें होती है? ये होता है पूर्व किशोरावस्था में। लिखा है प्रायः 10 से 14 वर्ष के मध्य की उम्र पूर्व किशोरावस्था के रूप में निर्धारित की जाती है। इस उम्र में बच्चों के शारीरिक और मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होते हैं। इस उम्र में बच्चे स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है, यानी स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं। इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना पाई जाती है। लिखा है सीखने की बहावत, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह आपका सीखने का पठार कहलाता है। अब प्रश्न है हमारा आईक्यू। आईक्यू के बारे में हमने बताया आपको कि आईक्यू का फॉर्मूला यानी बुद्धि लब्धि, आईक्यू बराबर MA/CA जो है ये सर्वप्रथम स्टर्न महोदय दिए थे। तो उन्होंने जो है मानसिक आयु अपान नहीं, उन्होंने मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु बता दिया था, ये तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। स्टर्न ने सन 1912 में दिया था, लेकिन उसके बाद जो है टर्मन महोदय आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भैया फार्मूला जो है आपका गलत है, हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। यानी प्रतिशत के रूप में जो है टर्मन ने सन 1916 में आईक्यू को दर्शाया, यानी आईक्यू को प्रतिशत में दर्शाया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है आपके थांडाइक महोदय दिए, मैंने आपको बता ही दिया है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत सभी को पता है, स्किनर महोदय। कोहलर निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? अधिगम के सिद्धांत से। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान जो है किसने दिया है? कैटल महोदय ने, पहले वाले पेपर में था। देखिए मानसिक उद्देलन जो है, मानसिक उद्देलन यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये समस्या समाधान से जुड़ा हुआ होगा। अभी यहाँ ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन क्या बताएं, ये जो है सृजनात्मकता, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोलमैन जो है किससे जुड़े हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? तो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है ये भिन्न है। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत प्रेरणा से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों आपके सीखने से जुड़े हुए हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर अभी बताया था, ज्ञान होता है। 7 स्तर हैं, सातों के सातों याद कर लीजिए। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होगा, यानी
जो है यहाँ पर क्या होगा कि निम्न लेवल से जब उच्च लेवल पे जाएगा यानी वो ऊर्ध होता है। निम्न में से अधिगम के पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? तो ज्ञान की सीमा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है गिट्स व अन्य का। देखिए मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ये सीखना है कि जब भी हमें कोई गेट से पढ़ाने आएगा तो वो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। ठीक है, जैसे आता है अनुभव और प्रशिक्षण यानी गेट से हमें जो अनुभवी व्यक्ति होगा वही पढ़ाने आएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात युंग महोदय ने की है। अंतर्मुखी कौन होता है? जो अपने अपने में ही जो काम चलाता है। बहिर्मुखी जो सभी को जोड़ के रखता है, जैसे नेताजी। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक, सामाजिक। तो भैया सामाजिक कारक, सामाजिक परिवेश। जन्य प्रश्न दोबारा जो आया है, मैं वही सोच रहा हूँ क्वेश्चन ये बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। ये 2017 का पेपर है ना, 2017 का पेपर है और ये 2021 में पूरा पूरा रिपीट हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वही तो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। 12 से 16 वर्ष के लिए साधारण मानसिक योग्यता, द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का स्पेयरमैन दिए हैं। निम्नलिखित में से सीखने का जो है मुख्य नियम नहीं है, तो आपका हो जाएगा बहुअनुक्रिया का नियम। यहाँ पर कौन सा सिद्धांत जो है वो विकास का नहीं है, तो आपका हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, हरलाक महोदय। मूल प्रवृत्तियों की बात की मैकडूगल ने। एक किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण जो है ये डम्बिल महोदय दिए हैं। ये तो प्रश्न जो है रिपीट वाले हैं, तो क्या पढ़े इनको। अब हम लोग 2016 का पेपर देख लेते हैं। देखिए सूझ की बात करेंगे। सूझ के बारे में कोहलर ने बात की है। कार्य को आरंभ रखने, जारी रखने या नियमित रखने की प्रक्रिया प्रेरणा है। ये परिभाषा गुड ने दी है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और विस्मृति कम करने के उपाय, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो पाठ की पुनरावृत्ति जो है ये सीखने यानी विस्मृत कम करने का उपाय है। क्रोध व भय है संवेग। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल अनुकरण होता है। जब पूर्व ज्ञान, अनुभव और नए प्रयोग सीखने में सहायता करते हैं तो आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है, और सहायता नहीं करेंगे तो आपका नकारात्मक अंतरण होता है। ठीक है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता स्मृति होती है। जब भाई हम कोई चीज पहले से सीख चुके हैं और हमें याद ना आए या हम याद ना कर पाए तो आपका विस्मृत होता है। टर्मन ने 90 से 100 के बीच जो है सामान्य बुद्धि बताई है। ये देखिए पावलाव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिए हैं आपका मनोसामाजिक, बता रहा मनोसामाजिक सिद्धांत तो आपका एरिक्सन महोदय दिए हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड महोदय दिए हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने दी है? ये है विलियम वुंट महोदय। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की आधारशिला किसने रखी? तो ये थे मैक्स वर्दीमर। संगणन सिद्धांत स्मृति से जुड़ा हुआ है, ये नहीं सृजनात्मकता आप लोग लगाइएगा। क्षेत्र सिद्धांत में किस वर्ग का योगदान होता है? तो गेस्टाल्टवादी। क्षेत्र सिद्धांत जो है दिया किसने है?
कूर्ट लेविन ने। किसने दिया है? कूर्ट लेविन महोदय ने दिया है। ठीक है, इसी वजह से डी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये आपके वर्दीमर कोप्पा, कूर्ट लेविन और कोहलर आपके गेस्टाल्टवादी थे। लिखा है गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कूर्ट लेविन थे, जिन्होंने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण जो है ये आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ है। 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण जो है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है ये बनाया गया। इसमें 5 जो है उप परीक्षण थे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोह ब्लॉक टेस्ट, पास अलांग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट एवं तस्वीर निर्माण टेस्ट। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखिए, स्टैनले हाल महोदय ने जो है किशोरों के बारे में बात की थी, तो किशोरों का जो मनोविज्ञान है उसकी बात स्टैनले हाल महोदय करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है अधिगम कहलाता है। संज्ञान किस बुद्धि का हिस्सा है? तो ये फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, ये जो 19वां प्रश्न है ये आसान सा प्रश्न होता है। जैसे यहाँ पर आईक्यू पूछा गया है, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि। अब यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। वास्तविक आयु है इतनी 8 गुणे 100 कर दो भैया। यहाँ पर काटेंगे तो आपका 125 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार है? ये जेम्स लैंग सिद्धांत है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव जो है ये होता है कुंठा। कोहलबर्ग तो नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभिक्रमित अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? तो ये दिया है स्किनर महोदय। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो यह आपका द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण कहलाता है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है वो बहुलांक कहलाता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर महोदय दिए हैं। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन महोदय दिए हैं। मानसिक आयु का संप्रत्यय विनय और साइमन दिए हैं। निम्न में से कौन से सीखने का नियम नहीं, तत्परता का नियम, तनाव का नियम नहीं, बाकी प्रभाव और अभ्यास का आपका नियम है। पियाजे के अनुसार मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए? तो ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है टीएटी। टीएटी किसने दिया है? तो ये मरे दिए है, यानी मुरे महोदय दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है चिल्ड्रन अपर एक्सेप्टेंस टेस्ट सीएटी के बारे में बता दिया है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। यही आता है, यही ऑप्शन आपको लगा देना है। अगला है विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत है और
व्यक्तिकता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए सिद्धांत दिए गए हैं, रख लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, परिमार्जिकता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, याद कर लीजिए। सॉरी, आज जो 3 घंटे की क्लास मैंने डाली है बाल विकास की, पढ़ लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। उसमें जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, अधिगम, व्यक्तित्व, प्रेरणा, सारे चैप्टर कवर कर लिए गए हैं। लिखा है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? यह होगा तत्परता। कक्षा में प्रस्तावना सोपान, जो प्रस्तावना होती है ना, देखिए कुछ भी करना हो तो उसके लिए तत्परता बहुत जरूरी होती है। और कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने का जो नियम है ये आधारित है तत्परता के नियम पर। संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान क्या होता है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण। देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट निर्माण होता है उसमें देखिए 4 ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से बताइए कौन सा है पहला वाला ऑप्शन। तो बात यहाँ पे देखिए विभेदीकरण तो हो ही नहीं सकता, विभेदीकरण और पृथक्करण एक जैसा लग रहा है। तो सबसे पहले कोई चीज अगर बनानी होगी तो हम लोग अंतर थोड़ी करेंगे, सबसे पहले जो है प्रत्यक्षीकरण करेंगे, यानी प्रत्यक्ष रूप से उसे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका प्रत्यक्षीकरण होगा। लिखा संप्रत्यय निर्माण के 5 सोपान है: अवलोकन, विश्लेषण, तुलना करना, पृथक्करण व सामान्यीकरण। प्रत्यक्षीकरण अवलोकन करना, यानी अवलोकन हम प्रत्यक्ष रूप से ही तो करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ये अल्बर्ट बंडूरा दिए हैं। ठीक है, लिखा संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना होता है, पर विशेष जोर दिया गया है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करने तथा उसकी नकल करके सीखने पर महत्व दिया है। बंडूरा के नाम पर ही इस सिद्धांत को बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है? देखिए अधिगम में प्रभाव का नियम अब लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। 7वां प्रश्न है प्रभाव का नियम। भाई प्रभाव का नियम किसने दिया है? प्रभाव का नियम दिए आपके थांडाइक महोदय। थांडाइक महोदय ने जो आपके सीखने के नियम दिए थे ना, उसी में जो है बात हो रही है प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वही लिखा हुआ है थांडाइक के सीखने के नियम, क्या मतलब है उनसे भैया? लिखा है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो यहाँ पर जो है तार्किक विधि। देखिए स्मृति से जुड़े हुए 4 सोपान होते हैं: अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान। ठीक है, या ये 4 सोपान होते हैं। ठीक है, स्मृत प्राणी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं में सूचना एकत्रित करना तथा विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर देने में इन सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करना है। ठीक है, 4 सोपान होते हैं: ध्यान, ध्यान, बोध, संज्ञान, ये अधिगम होता है। धारण, पुनः स्मरण और पहचान। ठीक है, ये वुडवर्थ दिए हैं। तो यहाँ पे तार्किक विधि नहीं होगी। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन होता है। बाकी समझ सकते हैं आप।
लिखा है वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण बनती है, वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। देखिए यहाँ पर बात होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था यानी पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, कितने स्तर थे? 3 स्तर थे, और 3 स्तरों को दो दो अवस्थाओं में यानी दो दो स्टेजेस में बांटा गया था। तो पूर्व परंपरागत स्तर जो है 2 भागों में बांटा गया, दंड तथा आज्ञा पालन व यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। उसके बाद आगे आ जाता है, आगे की जो हमारी प्रोसेस है, वहां पर परंपरागत स्तर को परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता को शामिल किया गया। 2 स्तर आपके हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा स्तर आता है उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पर सामाजिक अनुबंध विधि सम्मुख अभिमुखता, और छठवां पॉइंट आता है मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब यहाँ पर जो है एक सही क्रम आपको चुनना है। तो सबसे पहले आता है अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर आता है युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलती नहीं होगी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया है, मैंने आपको बता ही दिया है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, यह किस विधि के सोपान है? सबसे पहले उदाहरण अगर आएगा तो ये आपका आगमनात्मक विधि हो जाएगा। अगर नियम आएगा पहले तो निगमनात्मक विधि हो जाएगा। आगमन विधि आतु, आगमन विधि और निगमन विधि आतु जातु अरस्तु। संवाद विधि प्लेटो, यानी संवाद जो है प्लेट पर संवाद हो गया। ह्यूरिस्टिक विधि आर्म एंगस्ट्रॉम महोदय दिए हैं, जिसे खोज विधि अन्वेषण विधि भी कहते हैं। डेकरॉली विधि डेकरॉली ने। निगमन विधि अरस्तु ने। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने। खेल विधि कॉडवेल कुक ने। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। विनेटिका विधि कार्लटन वासबर्न। किंडरगार्टन फ्राबेल। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं तो रुचि, लक्ष्य व वृद्धि। अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है, मैटलिन डुमविले कहते हैं। अवधान अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना का एकाग्रीकरण होता है। रास किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ कारकों से तात्पर्य व्यक्ति से संबंधित ऐसे कारकों से होता है जो व्यक्ति के अवधान को सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं, जिसे अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक भी कहा जाता है। ये रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति और संवेग होते हैं। व्यवहारवादी, आप मुझे कोई भी बालक दे दें, मैं उसे चोर, डाकू, वकील जो बनाना चाहूं बना सकता हूं, वाटसन महोदय कहते हैं। ठीक है, देखिए जो वाटसन थे आपके, ये मनोवैज्ञानिक नहीं, मतलब व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। ये कहते हैं मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। ठीक है, ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्दीपक की तीव्रता, ये जूनियर लेवल में पूछा गया है। और लिखा है प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये भी सही है। फ्रायड के अनुसार, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। ठीक है, ये रट लीजिए। देखिए मैंने जब भी बताया है कि फ्रायड जहां पर आए तो वहां पर अलग करने की बात आती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलग करने की बात कहाँ आ रही है? तीसरे वाले ऑप्शन में, कि स्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा सुखद अनुभवों को यानी दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। यशो और थ्योरी वुडवर्थ दिए हैं।
एसओआर थ्योरी आपके वुडवर्ड दिए, यहाँ पर जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ मुझसे कि मैंने पहले तो बताया था एसओआर थ्योरी वुडवर्ड, लेकिन ये नहीं बताया था कि वुडवर्ड जो है व्यवहारवादी बता दिया था। तो वहां पर जो गलती है, गेस्टाल्टवादी थे वुडवर्ड। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्यताप होता है, अनुपात मापनी। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण कहाँ होता है? पराहम में। लिखा है व्यक्तित्व के प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत का श्रेय सिगमंड फ्रायड को जाता है। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य संप्रत्ययों में पहला जो है आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चेतन मन की बात आती है, चेतन अर्ध चेतन और अचेतन मन। उसके बाद दूसरा जो बताया इड ईगो और सुपर ईगो। फ्रायड के अनुसार पराहम जो होता है यानी सुपर ईगो होता है, वहां मान्यताओं, समूहों व मूल्यों, आदर्शों व संस्कार से जुड़ा हुआ होता है तथा मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड, शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन, शील गुण सिद्धांत आल्पोर्ट, मांग का सिद्धांत अब्राहम मास्लो, परिस्थितिवाद गोल्डन वर्सी, गार्डनर वर्सी, अस्तित्ववादी कार्ल रोजर, 16 पीएफ कैटल। रट लीजिए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? सीखना होता है। सांख्यिकी में ये देखिए, जूनियर में प्रश्न पूछा गया, सांख्यिकी में वे रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा दिखाया जाता है, तो यह आपका स्तंभाकृति होगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सर्वोत्तम विकास होता है? ये आपका किशोरावस्था होगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। सूझ अंतर्दृष्टि की बात आएगी, वहां पर वनमानुष हो जाता है, कोहलर, वर्दिम और कोफा आ जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में सृजनशीलता भी हो। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। एक परिस्थिति में सीखा गया जब दूसरी परिस्थिति में यूज होता है, तो ये सीखने में क्या होता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे अपना 2014 का पेपर। तो हमारा 2014 का जो पेपर है उसे देख लेते हैं। लिखा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण अथवा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात या अर्जित। तो यही होता है जन्मजात व अर्जित। ठीक है। अब्राहम मास्लो ने प्रेरणा को जन्मजात व अर्जित प्रेरकों में बांटा है। जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं जो जन्म से मिलते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम आदि। अर्जित अभिप्रेरक वे होते हैं जैसे रुचि, अभिप्रेरणा रुचि, प्रतिष्ठा या कोई पद मिलता है, जैसे हम टीचर बने हैं, आप टीचर बन जाएंगे, तो वो आपका जो है अर्जित होगा। सीखने का स्थानांतरण होता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। तो उपरोक्त सभी होता है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से कौन जुड़ा हुआ है? गेस्टाल्टवादी जुड़े हुए हैं। इस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री को निरर्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया है, तो यह है आपके एबिंगहास। देखिए, एबिंगहास ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग अधिगम सीखने की एक शैक्षणिक सामग्री के रूप में प्रयोग करने को बताया। एबिंगहास ने कहा है कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सुगम होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन यानी उपरोक्त सभी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सिद्धांत दिए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चोमस्की भाषा विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, तो ये आपका रास महोदय है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो ये रास महोदय की परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम कथन है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ विशिष्ट बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक होता है।
अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा यानी उपरोक्त सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है उत्तेजना व भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण करना। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? तो ये दिए हैं बिने व साइमन। फ्रांस के बिने को बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने साइमन के सहयोग से सन 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया। 1905 में पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया। बिने व साइमन ने सर्वप्रथम फ्रांस में अध्ययनरत मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षा का प्रयास किया। तत्पश्चात इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसे कालांतर में साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। इस परीक्षण को दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तीनों है, मॉन्टेसरी, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि। देखिए मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, खेल विधि कुक महोदय, किंडरगार्टन विधि कौन दिए हैं? फ्राबल महोदय। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था पर अध्ययन होता है। उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी होगा। देखिए बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन बिल्कुल होता है इसमें। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ये भी होगा। वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन ये भी होगा। उपरोक्त सभी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये कहा है लैमार्क ने। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि परीक्षण का। ठीक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी। तो देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपका शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक, विद्यालय, मानसिक योग्यता, वंशानुक्रम, अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक स्वीकृति। ठीक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है उपरोक्त सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कहें हरलाक महोदय। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। वाणी दोष नहीं है, हकलाना, धीमी या तेज गति से बोलना, ये जो है आपका वाणी दोष नहीं है। बाकी ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तीव्र व अस्पष्ट। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना ये नहीं होगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन ये होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन, ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व संगठन है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। देखिए आत्म केंद्रित जो होता है ये अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट। अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी। देखिए जो लिबिडो की अवधारणा होती है ये आपकी जो है कामुकता यानी सेक्स से जुड़ी हुई होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और लिबिडो के बारे में फ्रायड महोदय ने बताया है। ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, ठीक है, वो किसमें पाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा। जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो बच्चों में नहीं, बच्चियों में यानी छोटी छोटी जो बेटियां होती हैं उनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे या उसे भाग्य पर छोड़ देंगे? तो भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे, सी वाला ऑप्शन से होगा। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का, अनुकरण का, अतिरिक्त शक्ति का, परिपक्वता का। तो ये आपका होगा अतिरिक्त शक्ति का।
2013 का पेपर देखते हैं और इसके बाद एक पेपर और हमारा बचेगा, वो होगा 2011 का। फटाफट देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर करना नहीं होगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बना करके यही बिल्कुल सही होगा। छात्रों को, अभिभावकों को सूचित करना। अनुशासन बनाए रखने के लिए आप यह टीचर जो है अभिभावक को सूचित थोड़ी करेगा कि आपका बच्चा जो है सही से नहीं बैठता है। आप उसे सिखाएं, बताएं चीजों को। सहसावस्था में बच्चा क्रियाकलाप करता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित होना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण। लिखा है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लिखा है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। बिल्कुल सही है, मतलब ये करना चाहिए। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, ये भी होता है। हाँ, बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बुद्धि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है? तो ये आपका धनात्मक होगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए, अगर आप किसी विद्यार्थी की आदतों को बदलना चाहते हैं तो आप उनको बदलेंगे जो उनके आसपास चीजें हैं, यानी उनके विद्यार्थियों, उनके जो दोस्त हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। कड़ाई से पेश आना और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से कह दो कि नहीं, उनसे दूर रहो, तो काम नहीं चल पाएगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे है? उद्दीपन का संबंध प्रक्रिया से। पियाजे संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, या कथन है सत्य है? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होगी? तो ये होगी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया का जो है स्वाभाविक गुण मानना चाहिए। भाई देखिए, कभी बच्चा तेजी से सीखेगा, कभी जो है देर से सीखेगा, तो ये सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक गुण होता है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व होता है? तो खेल का बहुत महत्व होता है। भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण का उपयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, जिसका निर्माण सी एम भाटिया ने 1953 में किया था। भाटिया बैटरी परीक्षण को बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का कार्य 1922 में सी एच राइस के द्वारा विनय परीक्षण 1905 का जो है इन्होंने भारतीयकरण किया था। कोहलबर्ग आपके नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रियता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो ये होगा आपका विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति अपने बच्चों में आंतरिक चीजें कर रहे हैं? तो चॉकलेट जो है ये बाह्य होता है, ये आंतरिक नहीं होता है। अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं, बाहरी चीज है। अपने पुत्र के जन्म दिवस पर गिरजेश दावत देते हैं, ये भी बाहरी चीज है। बचा कौन? चौथा वाला। विज्ञान के विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करते हैं यानी उसे जो है इंटरनल मोटिवेशन देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
17वां प्रश्न है, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी, पूर्व, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की बात पियाजे महोदय की है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये अच्छे स्वास्थ्य के नहीं है। देखिए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो राष्ट्रीयता से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल मनोविज्ञान अधिगम मनोविज्ञान में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ महोदय। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। माँ बाप के साये से बाहर निकल करके साथियों की संगत में जब बच्चा आता है तो होता है उत्तर बाल्यकाल। सीखने का प्राथमिक नियम मूलतः कौन सा है? यह है तत्परता। सीखने का प्राथमिक नियम मूलतः नियम संबंधित है, तो यह आपका तत्परता का नियम। ठीक है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना कहलाता है किशोर अवस्था से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा व निंदा, प्रतियोगिता या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होंगे। अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित होती है। पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, सीखने की विधि, वातावरण, अधिगम की इच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण व पुरस्कार। बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा व भर्त्सना। तो बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में देखा जाता है? उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो मतलब कौन जो है वो अधिगम में सहायक नहीं होता है? तो स्कूल का बस्ता। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ये होती है 3 से 6 वर्ष की। अब हमारा अंतिम पेपर है और हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पेपर और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब एक वीडियो में खत्म कर देंगे, तो ज्यादा इधर उधर भागने की बात नहीं। बाकी बाल विकास लगभग पूरा सब खत्म हो चुका है, सब। और हिंदी जो है वो भी पढ़ चुके हैं। ईवीएस की मैंने मैराथन क्लास दे दी है, बाल विकास की मैराथन क्लास दे दी है, 1000 एमसीक्यू की सीरीज पढ़ा दी है, थ्योरी की पूरी बाल विकास की सीरीज दे दी है। क्या चाहिए भाई आपको? इससे ज्यादा आपको नहीं कोई पढ़ा पाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2011 आसान सा पेपर है, फटाफट कर लेते हैं। लिखा है, आप एक सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट याद साफ करने को कहेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन से उसे पहले पंक्ति में रखेंगे और देखेंगे क्या कर रहा है वो। पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। देखिए, जैसे लिखा है पृथक पृथक सामाजिक, यानी हर वर्ग के जो है समाज में व्यक्ति रहते हैं और उनके बच्चों की सोच जो है, जैसी सोच अभिभावकों की होती है वैसी ही होती है। तभी यहाँ पर लिखा गया है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति, यानी अलग अलग समूह समाज में रहते हैं तो बच्चों की जो सोच होती है वो कैसी होती है? वो वैसी होगी जैसे उनके अभिभावकों की सोच होगी। आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला जाए, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? नहीं। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे? हाँ, ये कर सकते हैं। लिखा है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है
मतलब उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क, ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए, ये भी नहीं। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या समाधान हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी बच्चों की जो समस्या है उनको हल करने का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ये होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या इनमें सभी में। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कहानी कहानी सुनाते रहना चाहिए भाई। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? भैया यह सहयोग और शरीर को संतुलित करता है। बच्चे जब विद्यालय में खेलेंगे ना तो वो समूह में जुड़ना सीखेंगे और उनका शारीरिक विकास होगा। परिवार एक औपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, अनुशासन की अनुभूति विकसित करके, या आदर्श रूप से व्यवहार बता करके, यानी आदर्श रूप का व्यवहार बताना, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाना। तो मतलब आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सीखता है, तो ये होगा आपका वस्तु या घटना। वस्तु की बात आएगी तो आपका ये मूर्त संक्रियात्मक होगा। सम्यक की बात आएगी तो आपका औपचारिक संक्रियात्मक होगा। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर बताए हैं पियाजे महोदय ने, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका संवेदनात्मक होनी चाहिए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? विद्यालय व संज्ञानात्मक की बात आ रही तो आपके लिए यहाँ पर विद्यालय और कक्षा हो जाएगी। को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम अनुपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य या विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो कक्षा में प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अगला है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्ध एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ठीक है। अगला है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करें। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाले बच्चे को सबसे अधिक कठिनाई होगी स्वतंत्र रूप से अध्ययन में। आप देखते हैं एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो यही होगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे उन्हें। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में रखा जाता है? तो ये दृश्य साधन। भाई श्यामपट्ट बोलता थोड़ी है, तो यहाँ पर दृश्य साधन के रूप में आएगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना, श्यामपट्ट पर लिखना, सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कोई लड़का पूछ रहा है प्रश्न, कोई बच्चा बैठ जाओ तुम नहीं बता पाओगे, क्या बार बार प्रश्न पूछते रहते हो। तो इस प्रकार से नहीं करना है, बच्चे जो है दुखी हो जाएंगे
सोचेंगे गुरु जी तो डांटते हैं जब प्रश्न पूछते हैं, तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और शिक्षक का मेन काम ही होता है प्रश्न पूछना, मतलब प्रश्न जो पूछते हैं उनको हल देना। किंडरगार्टन विधि पद्धति किसने दिया है? तो फ्राबेल महोदय दिए हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे नहीं, अभिभावक को लिखेंगे नहीं, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। काहे नहीं आ रहे हो भाई? क्या बात है, हम तुमको बुला रहे हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया पठन विकार से विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करना। अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है भाई। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उसके माता पिता व मित्रों का सहयोग करना चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना। तो यही वाला होगा आपका। तो हमारा जो ये लंबा वीडियो था यहीं पर समाप्त हुआ। बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।